नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हिस्ट्री की ये सेकंड क्लास है। और पिछली क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इससे संबंधित बातचीत कर ली है। अगर उससे कुछ आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज हमको पढ़ना है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, इसका ताम्र पाषाण काल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस युग में जब ये काल चल रहा था तब तांबा और पत्थर दोनों के उपकरण हमको साथ मिले थे। तांबा और पत्थर के उपकरण साथ मिलते थे, इसलिए हम इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा ही थी। तो मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु वो तांबा ही थी। और इसके अलावा ताम्र पाषाण काल के कुछ अन्य नाम हैं जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसको हम कैल्कोलिथिक या फिर चाल्कोलिथिक भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल से संबंधित कुछ स्थल है, किस मतलब कौन कौन से क्षेत्र में ताम्र पाषाण की सभ्यता विद्यमान थी, तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। भारत में कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में ताम्र पाषाण काल सभ्यता देखी गई है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग राजस्थान के बारे में बात करते हैं। ये है राजस्थान। यहाँ पे कुछ चीजें, मतलब कुछ जो जगह के नाम है, कुछ जो स्थानों के नाम है जहाँ पर तांबे के कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एरिया का नाम दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि कौन से राज्य में आता है, फिर ऐसे पूछा जाता है। लोकल खास करके अगर किसी स्टेट पीसीएस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, तो उससे लोकल क्षेत्र के क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। राजस्थान पीसीएस में पूछे होंगे कई सारे क्वेश्चन, जिसमें से ताम्र पाषाण काल के कुछ स्थल हैं, तो इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक स्थल है अहाड़, बागोर, बालाथर, और गिल्लू। ये राजस्थान के कुछ स्थल हैं। ये चारों स्थल हमको बनास नदी के किनारे मिले, बनास नदी के किनारे पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास संस्कृति कहते हैं क्योंकि ये बनास नदी के किनारे है। और एक चीज, ये जो अहाड़ है इसका प्राचीन नाम है तांबावती, यानी तांबा का स्थान, जहां पे तांबा पाया जाए, तो इसका तांबावती नाम है। तो इस यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम अहाड़ संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अहाड़ संस्कृति भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो 2100 से 1500 ईसा पूर्व था। अहाड़ संस्कृति अन्य संस्कृति से भिन्न थी, क्योंकि जो अन्य स्थान पाए गए हैं जहाँ पे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, जहाँ पे अन्य स्थानों पे पाई गई है भारत में, वहां पे लोग, मतलब जो ताम्र पाषाण काल के लोग थे, वो जो मृदभांड, मतलब मिट्टी के जो बर्तन थे, उनका जो रंगा करते थे, उनका जो कलर था वो काला और लाल था, यानी ब्लैक और रेड था। लेकिन यहाँ पे जो मृदभांड का ये, मतलब जो मृदभांड का कलर किया जाता था, रंगा जाता था, इसका कलर सफेद था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अहाड़ संस्कृति से संबंधित जो चीजें थी वहां पे, वो जो मृदभांड थे उनके उसका कलर सफेद था। अन्य ताम्र पाषाण काल में लाल और काले का यूज किया जाता था। तो ये चार स्थल हैं, आप इनको याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
उसके साथ ही ये लोग जो आहार संस्कृति के से संबंधित लोग थे, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित लोग थे, ये लोग पशुपालन, कृषि, ये सारी चीजों पर ज्यादा बल देते थे। कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे, और जिसमें वो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सारी चीजें पालते थे पशुपालन के रूप में। और जो मतलब इनका जो अनाज था, जो खेती करते थे, उसमें से खासकर खेती थी जो कई सारी फसलों की खेती करते थे। लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण भारत में जो कृषि की जाती थी, खेती की जाती थी, उसमें से चावल और बाजरा और गेहूं की खेती की जाती थी। तो हम राजस्थान के बारे में बात कर चुके हैं। कुछ स्थल और हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में कुछ स्थल हैं, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ स्थल हैं, जिसमें एक है नावदा, टोली, एरण, कायथा, ये सारे स्थल हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, मध्य प्रदेश में। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण स्थल है नावदा टोली। इससे क्वेश्चन किसमें पूछा गया, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और लोअर यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नावदा टोली किस राज्य में है, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी एच.डी. संकलिया ने। एच.डी. संकलिया ने। ये चीज आप एच.डी. से याद रख लीजिएगा। वैसे भी एच.डी. मोबाइल में जो चलाते हैं तो फिर वो एच.डी. तो जानते ही होंगे कि, तो इससे कुछ रिलेटेड करके हमको याद रहना चाहिए। हम कैसे याद करते हैं ये मतलब नहीं है, बस हमको याद रहना चाहिए ताकि हम एग्जाम में सही कर सकें। तो इसकी जो खोज की थी वो एच.डी. सांकलिया ने की थी। और मध्य प्रदेश में ये मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है ताम्रपाषाण काल का। यहाँ पे तांबे, और यहाँ पे जो गिलुंद है, यहाँ पे तांबे के साक्ष्य मिले थे। ये चीज याद रखिएगा, तांबे के साक्ष्य मिले थे। इस एरण, उसके बाद कुछ और स्थान है जहां से तांबे के साक्ष्य मिले हैं। इसमें जो मृदभांड का कलर था, इसमें जो मृदभांड यूज करते थे उनका कलर था काला प्लस लाल। कुछ और स्थल हैं जिनको मतलब जिनके बारे में ताम्रपाषाण काल के कुछ और स्थल हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है। उसमें से कुछ स्थल है मध्य प्रदेश का, वो सॉरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ स्थल हैं जिसमें से है इनाम गांव, जारवे, नवाशा। ये कुछ महाराष्ट्र के स्थल हैं जहां पे ताम्रपाषाण काल के संस्कृति देखी गई है। सबसे ज्यादा इसमें फेमस है इनाम गांव। इसमें क्या हुआ है, एनसीईआरटी के आपके एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक घर मिले हुए हैं। यहाँ पे 100 से अधिक घर मिले हैं जिनमें कुछ कब्रें पाई गई हैं। घर में कब्र पाई गई है, घर के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये लोग घर के अंदर ही शवों को दफन किया करते थे। तो यहाँ 100 से अधिक एनसीईआरटी के अनुसार। लेकिन अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बुक में दिया हुआ है 310 से अधिक, सॉरी 130 से अधिक। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं तो उसमें 100 से अधिक दिया हुआ है, और अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें 130 से अधिक दिया हुआ है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया है एग्जाम में जो पूछे। तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ कुछ जो घर, इतने घर पाए गए 100 से अधिक या 130 से अधिक घर पाए गए, उनमें सभी घरों में ज्यादातर शव के दफन होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घरों के अंदर शव को दफनाया जाता था, और जिनके शव को दफनाने की स्थिति थी वो आपके उत्तर और दक्षिण थी। उत्तर और दक्षिण ये लोग शव को दफनाते थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी, इम्पोर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, या फिर अभी तक बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं उसमें जो पूछा गया है, ये सारी चीजें मैं इससे संबंधित आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मिटा देते हैं। कुछ अन्य स्थान है ताम्रपाषाण काल के जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उसमें से तो एक आपका आता है चिरांद, ये बिहार में है।
चिरांद बिहार में है। और एक है वीरभूमि वर्धमान, ये आपके वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। तो ये स्थलों के नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैच करने के लिए भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड है वो थोड़ा मतलब बढ़ता जा रहा है। और तो ये सारी चीजें आप याद रख लीजिएगा। ये सारे आपके ताम्र पाषाणकालीन स्थल थे। इससे संबंधित कुछ चीजें और हैं, जैसे कि ये लोग महाराष्ट्र में जब रहते थे तो महाराष्ट्र में ये लोग क्या इनका जो पशुपालन और कृषि दोनों करते थे, तो कृषि में इनका साक्ष्य मिला है। ये लोग कृषि में बाजरा, चावल और गेहूं की खेती करते थे। अभी तक बाजरा के कहीं भी देखने को नहीं मिला था, तो इसमें बाजरा, चावल और गेहूं की खेती करते थे ये लोग। और इसके साथ ही अगर ये कहा जाए कि जो दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत के कुछ स्थान है जैसे कि संगनकल्लू। एक चीज ये याद रखिएगा, ये चिरांद और ये संगनकल्लू ये आपके नवपाषाणकालीन स्थल भी है। यहां से आपको नवपाषाणकालीन स्थल में राख का टीला मिला था। नवपाषाणकालीन स्थल में यहाँ आपको राख का टीला मिला था। और चिरांद में भी एक नवपाषाणकालीन स्थल है, साथ ही ताम्रपाषाणकालीन भी स्थल है। तो यहाँ पे इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये मतलब कि किस काल का है, ये ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो ये संगनकल्लू आपको ताम्रपाषाण काल में भी मिलेगा। ब्रह्मगिरी, ऐसे कुछ स्थल है दक्षिण भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे, ये लोग पशुपालन अधिक करते थे। कृषि की अपेक्षा ये लोग पशुपालन अधिक करते थे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ताम्रपाषाण काल के थ्रू पढ़नी थी, जो कि मैंने आपको बता दी। इससे मतलब संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसका गठन कब किया गया या किसके काल में किया गया है, ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं। तो इसका जो गठन हुआ है, पहली बात तो ये बता दें, ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ये मतलब पुरातत्व करती है, यानी कि खुदाई करके चीजों को मतलब जो इतिहास से संबंधित चीजें होती है उनका अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। तो इसके जो गठन हुआ है वो 1861 में हुआ था और उस टाइम पे वायसराय थे। 1861 में कौन थे वायसराय, बताइए? लॉर्ड कर्जन थे। और फिर उसके बाद पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1861 में जो इसके सर्वेक्षक थे, उनका नाम था कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। मैं सिर्फ कनिंघम लिख रही हूँ, अलेक्जेंडर कनिंघम। और जो प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कब गठन हुआ था, किसके काल में गठन हुआ था, इसके सर्वेक्षक कौन थे प्रथम, और प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि एक मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरातत्व से संबंधित जो एक व्यक्ति थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो ये एक पुरातात्विक थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट। एक चीज याद रखिएगा, जो व्यक्ति पुरातात्विक होगा यानी जिसको ये पता होगा कि मतलब कौन सी चीजें कब की हैं, तो उसको ये नॉलेज जरूर होगा, वो मतलब कि भूगर्भ का वैज्ञानिक अच्छा होगा, यानी उसको जमीन के अंदर की जानकारी अधिक होगी। तो इनको हम भूगर्भ का वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन यही पूछा था कि ये पुरातात्विक है कि भूगर्भ वैज्ञानिक है, तो इसमें भूगर्भ वैज्ञानिक लगाइएगा क्योंकि पहले भूगर्भ का मतलब उनको अच्छा नॉलेज होगा, जमीन के अंदर की चीजों की जानकारी अच्छी होगी। उसके बाद एक चीज और है, हमने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, ये चीज मैंने आपको बता दी है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्ट्री को मतलब इतिहास को 3 भागों में तो बांटा, लेकिन उसको वो धातु के आधार पर ये पूछे कि धातु के आधार पर इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा, धातु के आधार पर इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा। ताम्रयुगीन, कांस्ययुगीन और लौहयुगीन। तो धातु के आधार पर 3 भागों में हिस्ट्री को बांटा है थॉमसन। इनका फुल नेम है क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन ने इतिहास को 3 भागों में धातु के आधार पर बांटा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिश्चियन थॉमसन मतलब धातु के आधार पर हिस्ट्री को 3 भागों में किसने बांटा, तो क्रिश्चियन थॉमसन ने। एक स्थान है, जैसे कि कुछ हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं संग्रहालय रखा होता है, मतलब संग्रहालय होता है जहाँ पे वस्तुएं रखी होती है, पुरानी एंटिक पीस रखे होते हैं जिनको मतलब आज की पीढ़ी देखने जाती है। तो क्या होता है कि हमको कुछ पुरातत्व से मिलता है, तो एक वैश्विक संग्रहालय है। वैश्विक संग्रहालय में क्या होता है कि सारी जो जहाँ कुछ संस्कृतियां मिली है उनसे कुछ संबंधित साक्ष्य वहां पे वैश्विक संग्रहालय में रखे हुए हैं। तो वो उसका नाम है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन संग्रहालय ये आपका डेनमार्क में है, ये डेनमार्क में है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ, तो डेनमार्क में। यहाँ क्या रखा जाता है, तो पुरानी वस्तुएं एंटिक पीस रखे जाते हैं पूरे विश्व से लेके। उसके बाद एक जब मतलब विश्व में हो सकता है तो भारत में भी होने की संभावना है कि भारत में भी एक संग्रहालय हो सकता है जहाँ पे सारी चीजें कुछ मतलब जो पुरातत्व से मिली हैं वो रखी हो। तो जी हाँ, एक संग्रहालय है जहाँ मध्य प्रदेश में, इसका नाम है मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो अब इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। पूछिए ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या रखा जाता है, तो पुरातात्विक जो चीजें मिलती हैं किसी संस्कृति से संबंधित, तो उसकी वस्तुएं यहाँ पे रखी जाती हैं। तो ये आपको ताम्र पाषाण काल की क्लास आज हो चुकी, मतलब आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं तक। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब चीजें मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन कौन से साक्ष्य मिले वहां पे, उसका पतन का मतलब कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके पतन के क्या कारण थे, क्यों उसका पतन हो गया। तो सारी चीजों के बारे में हम कल इसकी क्लास लेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।